सो हाय, दिस इज उज्जवल भारद्वाज और शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में अभी तक पढ़ा कि भाई जो हमारे पास एटम है वो क्या चीज़ है। एटम वो चीज़ है जिससे मिलकर एलिमेंट बना है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, जो उसका सबसे छोटा पार्ट होगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम क्या बोल रहे थे, उस चीज़ को हम एटम बोल रहे थे। और ये चीज़ हमें बताई थी, ये किसी ने बताई थी, ये चीज़ हमें डाल्टन ने बताई थी। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उसमें डाल्टन ने बताया था कि जो एटम है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है और उस चीज़ को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम पिछले चैप्टर में यही सब पढ़ रहे थे कि भाई जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना है और जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। बट इस चैप्टर में हम एटम को और डीपली समझेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि एटम जो होता है उसके अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना है। अभी तो हम समझ रहे थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। डाल्टन ने यही बताया था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, तो एटम से ही मिलकर हमारा क्या बना है, एलिमेंट बना है। बट धीरे धीरे डिस्कवरी होती चलेगी। जब डिस्कवरी होती चली गई तो बाद में क्या पता चला कि भी एटम के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से थे वे थे हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब हमारे एटम के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। एटम भी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ था, वो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे। और हमारा एटम के अंदर और क्या चीज़ थी, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी था। मतलब हमारी एटम के अंदर भी तीन चीज़ें थी। क्या थी, इलेक्ट्रॉन थी, प्रोटॉन था और क्या थे, हमारे न्यूट्रॉन थे। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, हम अब इन्हें और डिवाइड नहीं कर सकते। एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं था, बट जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे ये क्या थे, ये फंडामेंटल पार्टिकल थे। मतलब हम इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनके बाद क्या हुआ, जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या हो गया, वो फेल हो गई। इस डिस्कवरी ने क्या करा, दिस डिस्कवरी leads to failure of Dalton atomic theory। तो इसके बाद फिर भैया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काम नहीं करी, क्योंकि डाल्टन ने यही तो बताया था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हम। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई, हमें पता चला कि भाई हम एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो क्या हुआ, अब डिस्कवरी तो ये पता तो चल चुका कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। बट अब बात आती है कि साइंटिस्ट इस चीज़ से परेशान थे कि भाई वो किस प्रकार अरेंज रहते हैं। सपोज करो हमारे पास ये, हम लेते हैं अपना कंपाउंड का एग्जांपल। अरेंज हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अरेंज किस प्रकार रहते हैं। सपोज करो हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर जो हमारे पास एटम है वो किस प्रकार अरेंज थे भाई, एक ऑक्सीजन से हमारे इस प्रकार H था। मतलब इसका क्या था, इसकी स्ट्रक्चर थी, ये वाटर की स्ट्रक्चर थी। तो इस स्ट्रक्चर को देखकर हम ये बता पा रहे हैं कि जो हमारे वाटर है, जो वाटर के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो किस प्रकार अरेंज है। इस अरेंजमेंट को देखकर हमने बता दिया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो वैसे ही हम ये देख लें, अगर हम ये पता लगा लें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार अरेंज होते हैं किसी एटम के अंदर, तो उस अरेंजमेंट को देखकर हम एटम की स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हैं। तो बात आती है कि हम ये पता कैसे करें कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वे किसी भी एटम के अंदर अरेंज किस प्रकार होते हैं। तो अब बात आई कि हाउ दे, किसकी बात चली यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। हाउ दे अरेंज इन एटम, कि वे किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वे किस प्रकार अरेंज रहते हैं।
तो इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या दिए, अपने अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिए। एटॉमिक मॉडल, उस एटॉमिक मॉडल में क्या था, वो एटॉमिक मॉडल एटम की स्ट्रक्चर बता रहा था। बट जो हमारा पहला एटॉमिक मॉडल दिया, वो दिया था हमारा, जो पहला था हमारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो था हमारा, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किस चीज के लिए, एटम की स्ट्रक्चर के लिए, एटम की स्ट्रक्चर के लिए। जो हमारा एटम की स्ट्रक्चर के लिए पहला मॉडल दिया था, वो दिया था हमारा जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ये जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपना पहला मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, जो कि एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा था। तो जो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और जो हमारी ये डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, वो और जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे एटम के मॉडल दिए, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डीपली पढ़ेंगे। तो जो हमारा एटम होता है, उसकी शेप क्या होती है, वो होता है हमारे स्पेरिकल शेप का, स्पेरिकल शेप, उसकी स्पेरिकल शेप होती है। स्पेरिकल शेप मतलब इसे बोलते हैं हम गोलाकार, हिंदी में बोलते हैं इसे हम गोलाकार। और फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉल होती है ना, गेंद, ये उस प्रकार का रहता है हमारा एटम। तो हमने फिर देखा कि जो एटम होता है उसके अंदर भी क्या थे, उसके अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। और तो जो हमारे यो एटम होता है, ये एटम, ये क्या होता है हमारी, इसकी शेप होती है स्पेरिकल, ये होती है गोलाकार। तो हमने क्या देखा कि भाई इसके अंदर ही तो होंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार अरेंज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर। तो क्या होता है, हमारे पास ये एटम है, ठीक है। तो एटम के मिडल में क्या होता है, एटम के मिडल में एक हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होता है ये, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पॉजिटिव रहता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और रिवॉल्व भी ऐसे नहीं करते रहते रैंडमली, ये क्या होता है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं कुछ, ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करते रहते हैं ये। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस प्रकार रिवॉल्व करते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर। और किस चीज में रिवॉल्व करते हैं, ये रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट। तो जिस प्रकार हमारा सोलर सिस्टम होता है ना, मतलब सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। सपोज करो हमारा एक सन है, तो सन के चारों तरफ ही क्या है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो एटम्स भी कुछ एटम का मॉडल भी कुछ इस प्रकार दिया गया, उसमें बताया गया कि हमारे पास एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों तरफ हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। मतलब अगर हम, जो हमारा एटम होता है वो हमारा एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, छोटा पार्ट होता है, जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने उसके साथ साथ ये भी पढ़ा था हमने कि जो हमारा एटम होता है, जो हमारा एटम था,
ये हमारा न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, इसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, इसके ऊपर जो चार्ज था वो हमारा जीरो था। हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अब बात आती है भाई, यहाँ तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है भाई इसके अंदर, बट हमने पढ़ा था कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है। तो हमें इस पॉजिटिव ये चीज़ हमारी न्यूट्रल कब बनेगी, जब हमारे पॉजिटिव और इसके साथ साथ हमें एक नेगेटिव चार्ज भी तो होना चाहिए, जिससे ये आपस में कैंसिल हो जाए और हमारे हमें क्या दे दे, जीरो चार्ज मिल जाए हमें, ये चीज़ हमारी न्यूट्रल बन जाए। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे क्या थे, सब ये नेगेटिवली चार्ज थे। और जो हमारा न्यूट्रॉन था, हमने देखा कि जो हमारा न्यूट्रॉन था वो भी हमारा न्यूट्रल था। जो हमारा ये था न्यूट्रॉन जो था वो भी हमारा क्या था, वो भी न्यूट्रल था। मतलब उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो था किसके ऊपर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो था हमारे प्रोटॉन के ऊपर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं निगेटिवली चार्ज, और जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है हमारे, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और हमारा एटम क्या होता है, एटम होता है हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होता है, तो ये हमारे निगेटिवली चार्ज, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल होंगे तभी तो हमारा न्यूट्रल बनेगा कोई भी चीज़। तो उसके लिए क्या था कि जो हमारे जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमारे प्रोटॉन थे। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दो ही हमारे क्या होंगे, दो ही हमारे प्रोटॉन होंगे। तो ये आपस में कैंसिल होकर हमारे क्या बना देंगे, एटम को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब हमारे एटम में बाहर से दिखेगा कि भाई ये चीज़ न्यूट्रल है। तो हमने क्या देखा यहाँ से, ये हमें ये बात भी पता लगी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होंगी, समान होंगी, तभी तो हमारे आपस में कैंसिल होकर एक एटम को न्यूट्रल दिखाएंगे हमें। तो हम जो देख रहे थे कि भाई जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बाहर से, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो प्रोटॉन की वजह से ही है सारा। इसके अंदर न्यूट्रॉन तो है, बट न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, जो आवेश है उसके ऊपर, वो क्या है, वो जीरो है। जो हमारा ये न्यूक्लियस है एटम के अंदर, वो क्या होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। मतलब एटम के अंदर जो स्पेस ये घिरा हुआ है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है, ये बहुत ही छोटा है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर 99% वो एम्प्टी है। मतलब वो खाली है। इस चीज़ का एक रफ आइडिया लेने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि आप एटम को क्या समझ सकते हो, एटम को आप एक फुटबॉल ग्राउंड समझ सकते हो। आप इसे एक फुटबॉल का स्टेडियम समझ सकते हो, फुटबॉल का ग्राउंड। तो सपोज करो हमारे पास ये क्या है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है जहां फुटबॉल खिलती है, ठीक है। ये हमारा स्टेडियम है। तो इस स्टेडियम को आप एटम कह सकते हो, कि मान सकते हो कि जो हमारा जो ये फुटबॉल का ग्राउंड है, स्टेडियम है, वो सारा क्या है, वो हमारा जो हमारा फुटबॉल का सारा ये स्टेडियम है जहाँ फुटबॉल खिल रही है। और जहाँ पर हमारे दर्शक बैठकर देख रहे हैं, उस चीज़ को भी आप उस चीज़ के अंदर इंक्लूड कर लो। तो उस सभी चीज़ को आप क्या मान सकते हो, उस सब चीज़ को आप एक एटम मान सकते हो। मतलब वो पूरी चीज़ एटम है। और न्यूक्लियस क्या है, अगर मैं इस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर इसके बीच में फुटबॉल रख दूं
तो इसके कंपैरिजन में छोड़ो, इस पूरे ग्राउंड के कंपैरिजन में फुटबॉल कितनी छोटी होगी भाई, जरा सी जगह में आ जाएगी ना फुटबॉल। ये मतलब सारा स्पेस तो खाली होगा, बहुत सारा बचा हुआ है यहाँ पर हमारा स्पेस। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो हमारा एटम होता है, अगर आप इस चीज़ को पूरा ग्राउंड मान लो और इस चीज़ को फुटबॉल मान लो, तो आप देख सकते हो कि इस चीज़ के अंदर, एटम के अंदर कितना स्पेस बाकी है। मतलब ये इस पूरे ग्राउंड का ये करीब 0.1% स्पेस हो गई है। मतलब हमारा जो इस एटम के अंदर जो 99.9% जो स्पेस है ना, वो क्या हमारा, वो एम्प्टी है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका वजन कितना होता है, मास। और हमने ये भी पता करा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके ऊपर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बट वो चार्ज है कितना, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, हम वो पता करेंगे। तो जो हमारी डिस्कवरीज हुई, उन डिस्कवरीज से हमें उनका मास और चार्ज पता चला। तो वो कितना था वो देखते हैं हम। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर इनका मास और इनका चार्ज है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है, अब हमने देखा कि वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg। -31 kg मतलब समझ रहे हो कि ये चीज़ कितनी छोटी है, इसका मास कितना कम होता होगा। अगर इसके आगे होता 31, 10⁻31 पॉजिटिव 31, तो इसका मतलब कि हम 9.1 के आगे 31 जीरो लगा रहे हैं। बट यहाँ क्या है, माइनस की पावर है ये, मतलब इसके अपोन में 1 के आगे हम इतने जीरो लगा रहे हैं। तो सोचो कितना छोटा होगा। सपोज करो हम 1 के आगे 2 जीरो लगा रहे हैं, तो ये तो हो गया 100। मतलब इसकी मतलब क्या था, 10⁻2 है। बट इसी चीज़ को अगर मैं लिख दूँ कि 10⁻⁻2, इसका मतलब होगा कि मैं 1 के अपोन में 2 जीरो लगाऊंगा, मतलब 1 के नीचे 100 लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.01। मतलब एक तरफ तो हमारा 100 और एक तरफ हमारा माइनस लगाने से 0.01 हो गया। तो सोचो ये कितना छोटा हो गया। तो जब यही चीज़ इतनी छोटी है, तो सोचो कि अगर 2 की जगह में -31 लिख दूँ तो ये चीज़ कितनी छोटी होगी। तो आप इससे कम अंदाज़ा लगा सकते हो। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कोलाम। ये इसकी चार्ज की यूनिट होती है कोलाम। और जो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज होता है, वो प्रोटॉन का जो हमारे पास मास होता है वो होता है 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कोलाम। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के करीब करीब इक्वल होता है। इनका मास क्या होता है, करीब करीब इक्वल होता है। ये होता है 1.674 और इसकी कुछ आगे भी वैल्यू रहती है, हम इतनी पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही ले रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg, ये हमारा न्यूट्रॉन का मास हो गया। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 0। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि जो हमारे पास भाई मास है न्यूट्रॉन का, वो करीब करीब इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के। जो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास है वो करीब करीब आपस में इक्वल है। और हमने ये चीज़ और देखी कि ये चीज़ -27 और ये -31 है। तो माइनस में जो चीज़ हमारी छोटी होती है मतलब उसकी वैल्यू बड़ी होगी ना। तो ये जो वैल्यू है हमारी, जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो काफ़ी बड़ा है किस चीज़ से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमने देखा कि जो हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, वो करीब करीब इक्वल है, बट वो काफ़ी बड़े हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मतलब इस चीज़ के कंपैरिजन में आप इसे इस चीज़ से कंपेयर करो तो आप इसे इस मास इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेट भी कर सकते हो। नेगलेट मतलब
इस चीज़ को आप करीब करीब 0 के इक्वल भी रख सकते हो, नेगलेक्ट करके इसे कभी कभी आप 0 भी मान सकते हो, ये इतना छोटा होता है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरी किन किन ने की थी, मतलब साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं हम। बट जो हम डिस्कवरी देखेंगे कि वो डिस्कवरी हुई किस प्रकार, उस चीज़ को हम डीपली समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब हम ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हम इसमें समझेंगे केवल इनकी डिस्कवरी किस किस ने की। तो हम देख लेते हैं डिस्कवरीज। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो करी हमारे जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और जो हमारा प्रोटॉन है, जो हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी करी वो करी हमारी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारी रदरफोर्ड ने की, कब करी थी ये करी थी 1909 में, 1909 में। और जो हमारा न्यूट्रॉन था इसकी डिस्कवरी करी थी हमारी जेम्स चैडविक ने। तो जो हमारी न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की हमारी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी और वो करी थी हमारी 1932 में। और प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने 1909 में। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था उसकी डिस्कवरी करी थी हमारी जे थॉमसन ने, वो करी थी 1897 में। जो हमारी डिस्कवरीज हैं ये हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी। तो ये चीज़ हमें इनके नाम याद नहीं होते थे, तो हमारे सर ने हमें बताई थी इसकी एक ट्रिक। तो वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे सर ने एक ट्रिक बताई थी, केमिस्ट्री वाले सर ने, कि भाई इन नाम को किस प्रकार याद रखें। तो उन्होंने हमें एक फॉर्मूला बताया कि आप इस प्रकार याद रखो, ईट पर नाच, ईट पर नाच। ये उन्होंने हमें एक ये वाक्य बताया, ये सेंटेंस, कि ईट पर नाच। आप इस चीज़ को याद रखो। अब इस चीज़ से आप इन नाम को याद कैसे रखोगे भाई, ईट, भाई ये ईट है ना, तो ईट क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो करी थी हमारी, यहाँ पे क्या है ईट मतलब टे, मतलब इस चीज को आप समझो टी, तो क्या हो गया हमारे थॉमसन, टॉमसन, ठीक है। तो ईट ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी हमारी थॉमसन ने। पर पी से क्या हो गया हमारा प्रोटॉन, यहाँ पर क्या है फिर आर, पैर है पर, तो पी से हो गया हमारा प्रोटॉन, और आर से क्या हो गया हमारा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। फिर हमारा क्या है नाच, तो एन से नैसो क्या हो गया हमारा न्यूट्रॉन, और चे से क्या हो गया हमारा चैडविक। तो हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की थी हमारी थॉमसन ने। तो इस चीज से आप याद रख सकते हो, ईट पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, और हमारे प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और हमारे न्यूट्रॉन की चैडविक ने डिस्कवरी करी थी। तो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे इनकी डिस्कवरी किस प्रकार हुई, और जो हमारे एटॉमिक मॉडल थे, तो हमारे साइंटिस्ट थे जैसे हमारा रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है, और हमारा बोर्ड्स मॉडल भी था एटम का। तो इन हम तीनों मॉडल को समझेंगे कि इन मॉडल्स में इन्होंने क्या क्या बताया। फिर हम समझेंगे भाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम समझेंगे भाई आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं, और हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी समझेंगे इस चैप्टर में। अपने प्रीवियस चैप्टर में एक चीज़ और पढ़ी थी, वो ये थी कि सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आयरन का। हमारे पास आयरन की एक नेल है, लोहे की कील है हमारे पास, ये रही। तो हमारे पास लोहे की कील है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो जो हमारे पास लोहे की कील है, ये एक एलिमेंट है। तो ये किस चीज़ से मिलकर बनी होगी, ये बनी होगी एटम से मिलकर। मतलब इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर Fe के आयरन के एटम्स होंगे।
मतलब क्या होगा, ये Fe के एटम्स, Fe के एटम्स, Fe के एटम्स, इस प्रकार Fe से मिलकर हमारी पूरी एक एलिमेंट बनेगा। तो भी हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी इस पूरी RNA की थी, इसकी जो हमारी प्रॉपर्टी थी, और जो हमारी प्रॉपर्टी इस अकेले एक एटम की थी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी, और एलिमेंट ये जिस एटम से मिलकर बना है उस एटम की प्रॉपर्टी, वो क्या होंगी, इक्वल होगी। भाई जो हमारा एलिमेंट है वो Fe के एटम से तो मिलकर बना होगा, ऐसा होता है नहीं कि ये एलिमेंट तो हमारा Fe मतलब RN है और इसके अंदर एटम होंगे सोडियम के या फिर हाइड्रोजन के, मतलब हमारा जो एलिमेंट होता है ना, तो वही हमारा उसी चीज़ का हमारा एटम होता है। मतलब अगर हमारे पास ये RN के नेल है ना, तो हमारा एटम भी RN का ही होगा। तो हमारी इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी और हमारी इस Fe की जो हमारा एटम है इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। या अगर हम इसकी जगह कोई भी एलिमेंट ले लें, सपोज कर हम यहाँ पर हम ले लें अपना हाइड्रोजन, तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, इस गैस की प्रॉपर्टी और जो इस गैस के अंदर एक एटम है हाइड्रोजन का, उसकी प्रॉपर्टी वो समान होगी। बट हमने क्या देखा, हमने इस चैप्टर में जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, समझा उस चीज़ को, तो हमने देखा कि भाई एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं किस चीज़ में, एटम के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, तो इसके अंदर भी हमारे क्या थे, हमारे इलेक्ट्रॉन थे, हमारे इसके अंदर प्रोटॉन थे, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे। हमने देखा कि जो हमारे पास एलिमेंट है और जिस एलिमेंट से जो एटम है हमारा उसी एलिमेंट का, उनकी प्रॉपर्टी तो हमारी सेम थी, ये तो हमारी सेम थी, बट जो हमारे इसकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी थी जो हमारे इसी एटम के अंदर थी, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो इस एलिमेंट के इक्वल नहीं थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास, इसलिए हमें डाल्टन ने ये वाली डेफिनेशन दी थी। तो हम एटम की डेफिनेशन ये वाली पढ़ते हैं कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, और सबसे छोटा वो पार्टिकल है, यहाँ तक तो ये बात खत्म होगी कि छोटा पार्टिकल है। बट अगर हम केवल ये कहते हैं कि जो एटम है हमारा वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, तो ये बात केवल गलत होगी, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल तो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो भाई इस पूरी लाइन को, इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमने इसमें क्या ऐड कर दिया कि जो हमारे पास एटम है वो एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल तो है, बट क्या है, उस जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी सेम है। मतलब किसी एलिमेंट का वो सबसे छोटा वो वाला पार्टिकल जिसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट के समान होगी, वो हमारा एटम कहलाएगा। मतलब हम छोटा पार्टिकल तो ले रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं केवल छोटा पार्टिकल है तो हमारा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तो हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की इक्वल नहीं होने की। तो इसलिए जो हमारा छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल जिसकी प्रॉपर्टी उसी एलिमेंट के समान होगी, वो हमारा एटम कहलाएगा। तो इसलिए कहता हम कि एटम क्या है, उसका छोटा पार्टिकल है। बट ये चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी उसमें कि छोटा पार्टिकल तो है लेकिन इस चीज़ की प्रॉपर्टी और इस चीज़ की प्रॉपर्टी समान होगी, सेम होगी। बट हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। अब यहाँ से हमारा एक फैक्ट और है, ये फैक्ट है हमारा कि हम जो हमारे अलग अलग एटम है, अलग अलग एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। मतलब हमारे पास एक एटम तो हाइड्रोजन का, एक एटम है हमारे पास Fe का, तो इस हाइड्रोजन की एटम और जो हमारा Fe का एटम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। भाई इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन वाली होगी, इसकी प्रॉपर्टी आयरन वाली होगी। मतलब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगी। बट जो हमारे इन एलिमेंट के अंदर, इस एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे ना, और इस वाले एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो हमने क्या देखा, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। मतलब अलग अलग एलिमेंट के अंदर, अलग अलग एटम के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो तो समान होंगे। ऐसा नहीं होगी कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसकी प्रॉपर्टी अलग थी और Fe के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसकी प्रॉपर्टी अलग थी। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी तो ये रहने वाली है, वो किसी का भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो। अब जो हमारे पास, चाहे हम इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन का ले लें, चाहे हम आयरन का इलेक्ट्रॉन ले लें, चाहे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लें, सोडियम एटम का, उन सब का मास यही रहेगा, उन सब पर चार्ज यही रहेगा। बट अगर हम एटम लें, एटम में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन का एटम का मास अलग होगा, Fe के एटम का मास अलग होगा, बट जो इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनकी प्रॉपर्टी किसी भी एटम से ले लें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन,
इनकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इस इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी एटम से उठा लें और एक इलेक्ट्रॉन हम दूसरे एटम का उठा लें, एक इलेक्ट्रॉन हमने आयरन का उठा लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने हाइड्रोजन का उठा लिया, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बट हम क्या करें, एक एटम तो हम उठा लें हाइड्रोजन का, एक एटम उठा लें हम आयरन का, Fe का। इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं इसी चैप्टर की अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।